गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 13 जुलाई के करंट अफेयर्स हम कवर करने वाले हैं और इसमें हम द हिंदू के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। जो स्पेक्ट्रम एमसीक्यू की सीरीज है और स्पेक्ट्रम की जो एनिमेशन सीरीज है उसे आप नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम हमारी कुछ इस तरीके से रहेगी। अगर अपर टू ब्रैकेट्स में आपके मार्क्स आते हैं तो उसे सेफ जोन माना जाता है, नीचे की जो दो ब्रैकेट्स हैं इसे डेंजर जोन माना जाता है। और डेंजर जोन का रीज़न ही यही है क्योंकि यहाँ पे चांसेस जो प्रीलिम्स के क्रैक करने के होते हैं वो कम होते हैं। इसी वजह से आपको अपर ब्रैकेट्स में स्कोर करना है और नीचे के ब्रैकेट्स में स्कोर आते हैं तो उसे कैसे इंप्रूव करना है वो भी हम देखेंगे। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा सीबीआईसी के बारे में है, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। पूछा गया सीबीआईसी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कहती है सीबीआईसी वाज रीनेम्ड एज सीबीईसी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम इन 2018। तो 2018 में सीबीआईसी को सीबीईसी से रीनेम कर दिया गया। सीबीईसी रोल्ड आउट जीएसटी, तो जीएसटी किसने रोल आउट किया था? सीबीईसी ने। ये भी हो सकता है। इट डील्स विद द टास्क ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी कंसर्निंग लेवी एंड कलेक्शन ऑफ कस्टम्स। तो यहाँ पे कस्टम्स को लगाना कैसे और कलेक्ट कैसे करना है, इसके रिगार्डिंग जो पॉलिसीज होती है उसका फॉर्मुलेशन ये करती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए तो सबसे पहले इजी स्टेटमेंट को देखते हैं, उसको हम यहाँ पे टिक मार्क कर लेंगे ताकि क्वेश्चन का आंसर करना हमारे लिए आसान हो जाए। तीसरी स्टेटमेंट कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट है। इसमें क्या है, बेसिकली जो इसका टास्क है मेन वो पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना है कि हमें कस्टम्स को लेवी कैसे करना है, मतलब कस्टम्स को लगाना कैसे और कस्टम्स को कलेक्ट कैसे करना है। साथ में ही सीजीएसटी आईजीएसटी के कंसर्निंग भी पॉलिसी डिसीजन जो होते हैं वो ये लेती है। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। तो सीबीईसी ने जीएसटी को रोल आउट किया था, ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। सेंट्रल बोर्ड जो ऑफ एक्साइज कस्टम है ये जीएसटी को लेके आई थी 2018 के अंदर, और इसके बाद सीबीईसी को सीबीआईसी दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम में रीनेम कर दिया गया था। तो सीबीईसी को रीनेम किया गया था सीबीआईसी के तौर पे, ना कि अदर वे अराउंड। इसी वजह से पहली जो स्टेटमेंट है हमारी वो इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। हमारा आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। एक बार आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ये भी कई बार पूछ ले जाता है एग्जाम में। इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जिसके अंदर सीबीआईसी आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस एंड डीकम, जो कि आपको पता है काफ़ी न्यूज़ में रहता है इन्वेस्टमेंट्स के पर्पज से। तो यहाँ पे आप मुझे ये बताइएगा कि बजट जो है वो किसकी डोमेन में आता है। ठीक है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्वाभिमान आंचल रीजन के बारे में पूछा गया। रिसेंटली एक बस सर्विस स्टार्ट करी गई है, कहाँ पे? स्वाभिमान आंचल रीजन में। तो ये किस स्टेट में फॉल करता है? तो ये बेसिकली बस सर्विस किस स्टेट में स्टार्ट करी गई है? क्या केरला में स्टार्ट करी गई है, उड़ीसा, यूपी, हरियाणा? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए तो यहाँ पे ये बस सर्विस जो स्टार्ट करी गई है ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर है मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट बेसिकली जो उड़ीसा के अंदर है, यहाँ पे एक रीजन है स्वाभिमान आंचल रीजन, जिसको कट ऑफ एरिया के तौर पे भी जाना जाता है। इसे कट ऑफ एरिया भी कहते हैं। यहाँ पे एक बस सर्विस जो है उसको स्टार्ट किया गया है। अब यहाँ पे स्वाभिमान आंचल जो है मैंने आपको बता ही दिया कि उड़ीसा आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है और काफ़ी टाइम से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है वो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड करके रखा होता है, इसलिए एज ए डेवलपमेंट ये एक इनिशिएटिव लेते हुए बस सर्विस को स्टार्ट किया गया। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, उड़ीसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो अपाचे हेलीकॉप्टर को लेके है। पूछा गया अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तीन स्टेटमेंट्स दे रखी है, हमें बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। पहली कहती है IAF दैट इज इंडियन एयरफोर्स इंपोर्ट्स इट फ्रॉम फ्रांस। तो जो अपाचे हेलीकॉप्टर जो है इसे हमारी एयरफोर्स ने फ्रांस से इंपोर्ट किया है। दीज आर ऑल वेदर केपेबल ईजिली मेंटेनेबल हेलीकॉप्टर्स। ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये ऑल वेदर केपेबिलिटी वाले हैं और साथ में ही ईजिली इन्हें मेंटेन किया जा सकता है, ये भी सही है। दे हैव हाई एजिलिटी एंड सर्वाइवेबिलिटी अगेंस्ट बैटल डैमेज। तो बैटल डैमेज के अगेंस्ट में इनकी सर्वाइवेबिलिटी ज़्यादा होती है और एजिलिटी भी ज़्यादा होती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे इसको। चलिए तो अगेन सबसे पहले सबसे कॉमन सेंसिकल और सबसे इजी स्टेटमेंट को उठाते हैं। तो यहाँ पे क्या इनकी एजिलिटी हाई होती है? डेफिनेटली एजिलिटी और सर्वाइवेबिलिटी हाई होगी तभी इसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इनके पास ऑल वेदर कैपेबिलिटी होती है, ये जो इनका कैरेक्टरिस्टिक है ये भी ठीक है। और इनको मेंटेनेंस जो होती है ईजिली मेंटेन किया जा सकता है, कोई हैवी मेंटेनेंस की इनके अंदर जरूरत नहीं होती है। लेकिन इसको जो इंपोर्ट किया जा रहा है वो किया जा रहा है बोइंग, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है यूएस के अंदर। तो यूएसए के जो प्राइवेट आर्म है वहाँ से इसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इससे हमारी इंडियन एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। इसके अंदर फायर एंड फोगेट की कैपेबिलिटी है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी ये फायर कर सकता है, एयर टू एयर मिसाइल को भी फायर कर सकता है, और साथ में ही जो आपका एरियल वॉरफेयर होता है उसके अंदर ये काफ़ी कॉन्स्पिक्यूअस रोल को प्ले कर सकता है। हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे वो होगा सी, क्योंकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी ठीक है। एक बार देख लीजिए कुछ इस तरीके से दिखता है।
इसके अलावा चिन्नूक करके भी एक यहाँ पे हेलीकॉप्टर है जिसको इंपोर्ट किया गया अगेन बोइंग से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बॉर्न बीबी के बारे में पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट बॉर्न बीबी के बारे में सही है। अभी है क्या देखेंगे। बॉर्न बीबी इज ए डीटी ऑफ द फॉरेस्ट, तो जंगल की एक डीटी होती है, हो सकता है। द फॉलोअर्स ऑफ बॉर्न बीबी आर फिशरमैन, क्रैब कलेक्टर एंड हनी गैदरर। तो बॉर्न बीबी के जो फॉलोअर्स हैं वो कौन कौन होते हैं, वो फिशरमैन हो सकते हैं, जो केकड़े को कलेक्ट करने वाले लोग होते हैं वो हो सकते हैं, और या फिर हनी गैदरर्स हो सकते हैं। देन दे बिलीव दैट ओनली बॉर्न बेबी प्रोटेक्ट्स देम व्हेन दे एंटर द फॉरेस्ट एंड सर्वाइव इन टाइगर डोमिनेटेड एरियाज। ऐसा विश्वास किया जाता है जो भी बॉर्न बेबी के फॉलोअर्स होते हैं कि वो सर्वाइव रह सकते हैं ऐसी जगह पर भी जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइगर्स होते हैं, उस सिचुएशन में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि बॉर्न बेबी उन्हें प्रोटेक्ट कर सकती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो बेसिकली ये एक कल्चरल एस्पेक्ट है सुंदरबन रीजन का। सुंदरबन डोमिनेटेड रीजन जो है जहाँ पे काफ़ी सारे टाइगर डोमिनेट करते हैं, वहाँ पर बॉर्न बीबी जो एक डीटी है वो एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर पहली स्टेटमेंट ठीक है। इसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो सुंदरबन के जो फिशरमैन हो गए, क्रैब कलेक्टर हो गए, हनी गैदरर हो गए, वो होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो गई। और यहाँ पे जो फॉलोअर्स होते हैं वो ये मानते हैं कि अगर वो सारी चीज़ें एक नॉर्मल तरीके से करते हैं, मतलब अपनी जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं वो अगर ऑनेस्टली करते हैं, जैसे कि अगर फिशेस पकड़नी है तो उतनी ही फिश पकड़नी है जितनी की ज़रूरत है, अगर हमें क्रैब कलेक्ट करने हैं तो उतने ही करने जितनी की ज़रूरत है, तो बॉर्न बीबी जो है उन्हें इवन दो वो एक टाइगर डोमिनेटेड एरियाज में फिर भी उन्हें प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अगर वहाँ पे आप कुछ गलत एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे आप पोचिंग करते हैं, पायरेसी करते हैं, या फिर जितनी चीज़ आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा ले लेते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे टाइगर का अटैक आपके ऊपर हो सकता है। ये ऐसी उनकी मान्यता है। तो तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं यहाँ पे वो करेक्ट है। हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है बॉर्न बीबी के बारे में कि कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए सुंदरबन वाले रीजन में, दिस इज वन ऑफ द डीटीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योंकि हम फिशरीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में हमने डिस्कस करना है। पूछा गया नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड दैट इज NFDB के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली कहती है इट वॉज एस्टैब्लिश इन 2006 एज एन ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन। तो दो चीज़ें बतानी है, क्या 2006 में आया था और क्या ये ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड, इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है, क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर के साथ अलाइड एक्टिविटीज़ भी होती है जिसमें फिशरीज़, हनी मेकिंग, ये सब चीज़ें आती हैं, तो हो सकता है इसके अंडर हो। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो पहली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। 2006 में इसे बनाया गया था। इट वाज एन ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन दैट टाइम, इवन टुडे एज वेल। जब इसे स्टार्ट किया गया था तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आती थी, ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन आज की बात करें, नाउ इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो अभी ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अगर पहले पूछी जाती है स्टेटमेंट तो उस हिसाब से ये करेक्ट थी। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कांगेर वैली के बारे में पूछा गया। कांगेर वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट। अब ये नेशनल पार्क जो था न्यूज़ में था, क्यों न्यूज़ में था वो भी देखेंगे, बट पहले ये लोकेट कहाँ करता है। क्या ये झारखंड के अंदर है, उड़ीसा के अंदर है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बेसिकली बहुत से लोग पूछ रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई अलग से बुक पढ़नी है। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें न्यूज़ में ही अपीयर कर जाती हैं, तो वहाँ से अगर आप इस पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर यू। तो यहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ है, रिसर्चर्स को एक पर्टिकुलर टाइप की फंजाई जो है वो मिली है। कहाँ पर, कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंदर, जो कि छत्तीसगढ़ में लोकेट करता है। ये इसलिए यूनिक पॉइंट है, इसकी न्यूज़ इसलिए थी क्योंकि ये जो पर्टिकुलर फंजाई है ये अभी तक सिर्फ वेस्टर्न घाट में रिपोर्ट करी गई थी, और फर्स्ट टाइम इसे अब कहाँ पे देखने को मिला है, ये कांगेर वैली में भी पाई गई है। ये जो स्पेसिफिक टाइप की फंजाई है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। तो इसी तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस है, ये पर्टिकुलर साइंस पोर्शन का पार्ट है, क्योंकि एक हम पर्टिकुलर प्लांट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चंस जो आपके प्रीलिम्स के अंदर है वो इस तरीके से आते हैं, और आपको इसके लिए कोई सेपरेट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी न्यूज़ में आता है उसे अच्छे से आप नोट डाउन करके रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टाइगर एस्टिमेशन के बारे में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट टाइगर एस्टिमेशन। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के बारे में कौन सा कथन आपका सही है। पहला, इट इज डन क्वाड्रेनियरली। तो इसे 4 साल में एक बार किया जाता है, हो सकता है। इंडिया नाउ हैज़ एन एस्टिमेटेड 2967 टाइगर्स, आउट ऑफ विच 2467 इंडिविजुअल टाइगर्स हैव बीन फोटो कैप्चर्ड। तो इंडिया के पास 2967 टाइगर्स हैं, जिसमें से 2461 की सेपरेटली फोटोग्राफ्स ली जा चुकी है। इंडिया इज होम टू नियरली 50% ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन। इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड की 50% टाइगर की पॉपुलेशन। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस कर। चलिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, 2010 वो एक ऐसा साल था जब इंडिया ने कहा था कि हम अपने टाइगर की जो संख्या है, जो नंबर है, दैट विल बी डबल, दैट विल मेक
2 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट टाइम, मतलब 2010 में जितने टाइगर थे हम उसको डबल कर देंगे बाय 2022, ऐसा सेंट पीटर्सबर्ग में कहा गया था। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, ये जो टारगेट है डबल करने का, ये हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं बाय 2020। हमने अपने जो टाइगर का हमारा एक टारगेट था उसके नंबर का, वो हमने अचीव कर लिया। अब बात करते हैं कि क्या 4 साल में इसे एक बार किया जाता है, तो पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है, तो इसे क्वाड्रेनली किया जाता है। नेक्स्ट, क्या हमारे पास 2967 टाइगर्स है जिसमें से 2461 की फोटोज ली जा चुकी है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। लेकिन तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, क्योंकि इंडिया के पास अगर हम ग्लोबल टाइगर्स की पॉपुलेशन की बात करें तो 75% हमारे पास है, विच इज़ अ बिग थिंग। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि कॉमेट्स को लेके है। अभी रिसेंटली एक डिस्कवरी करी गई है कॉमेट की, जिसका नाम है C2020F3, जिसे नियोवाइस भी कहते हैं। इसी वजह से हमने कॉमेट के ऊपर क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। अब ये नासा का टेलीस्कोप जब उसने इसे डिस्कवर किया है, और ये अर्थ के बिल्कुल क्लोज कह सकते हैं आप, विसिनिटी में पहुंच जाएगा जुलाई 22 को। तो ये दिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और हो सकता है उस दिन भी न्यूज़पेपर के अंदर काफ़ी सारे आर्टिकल्स इसको लेके आए, ठीक है। अब बात करते हैं हम कॉमेट्स के बारे में। कॉमेट्स और डर्टी स्नोबॉल्स आर मोस्टली मेड ऑफ डस्ट, रॉक्स एंड आइस। तो ये जो कॉमेट्स होते हैं ये डस्ट से, रॉक से और आइस के बने होते हैं, हो सकता है। कॉमेट्स कैन चेंज इन देयर विर्थ फ्रॉम फ्यू माइल्स टू टेंस ऑफ माइल्स वाइड। तो जो इनकी विर्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, वो कुछ माइल से लेकर, या फिर आप जो अपनी यूनिट है उसको यूज़ करते हैं कि कुछ किलोमीटर से लेके कुछ टेंस ऑफ किलोमीटर्स तक हो सकती है, हो सकता है। एज दे ऑर्बिट क्लोज टू द सन दे हीट अप एंड रिलीज डेब्रीज ऑफ डस्ट एंड गैसेज। जैसे जैसे वो सूरज के पास जाते हैं, उसकी हीट की वजह से काफ़ी सारी डेब्रीज और डस्ट और गैसेज को रिलीज करते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो कॉमेट्स की बात करें, इसे डर्टी स्नोबॉल कहा गया, तो डेफिनेटली डस्ट के तो ये होंगे ही, ये रॉक के भी हो सकते हैं, आइस के भी, और कॉम्बिनेशन के भी हो सकते हैं तीनों के। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। अब इनकी जो विर्थ होती है वो कुछ माइल से लेकर टेंस ऑफ माइल्स तक हो सकते हैं, तो ये उनकी चौड़ाई की बात करी गई, जो बिल्कुल सही है। और अगर हम बात करें कि सन के ये जितना पास जाते हैं, तो ये जो कॉमेट्स हैं ये गैसेस को, डेब्रिज को रिलीज करते हैं। तो आपने जो देखा होगा, जो उसकी टेल बनती है, जो कॉमेट्स की टेल बनती है, वो इसी मेल्टिंग की वजह से होती है, क्योंकि ये गैसेस वगैरह रिलीज करते हैं जितना ये सूरज के पास जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइफेक के बारे में है। टाइफेक की फुल फॉर्म भी देखेंगे, बट उससे पहले टाइफेक किस मिनिस्ट्री या बॉडी के अंदर आता है? क्या मिनिस्ट्री एचआरडी के अंदर आता है, अटल टिंकरिंग लैब्स के अंदर आता है, नीति आयोग के अंदर आता है, या डीएसटी के अंदर आता है? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अभी न्यूज़ में क्यों था टाइफेक, क्योंकि यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, इसने एक वाइट पेपर रिलीज किया जिसका नाम है फोकस्ड इंटरवेंशन फॉर मेक इन इंडिया आफ्टर कोविड-19। मतलब कोविड-19 के ऊपर हम मेक इन इंडिया पे कितना ध्यान देने वाले हैं, इसके ऊपर ये वाइट पेपर निकाला है, और इस वाइट पेपर को बनाया टाइफेक ने, ठीक है। टाइफेक की फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। एक नई तरीके का ये बॉडी दिखाई दे रही है आपको, हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सके, यूजुअली न्यूज़पेपर में कम ही अपीयर करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि कोरोना कवच के बारे में पूछ रहा है कि कोरोना कवच क्या है। क्या ये एक तरीके का कोरोना से बचने के लिए हैंड सैनिटाइजर है, या कि कोरोना से बचने के लिए कोई मास्क है, या फिर कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, या फिर कोरोना वैक्सीन है? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी, इट इज़ अ टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 पेंडेमिक जो है वो अभी उससे हमारी कंट्री जो है फेस कर रही है, और इसी वजह से IRDA दैट इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि 30 ऐसी जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो लॉन्च करेगी शॉर्ट टर्म कोरोना कवच हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। तो वेरियस 30 जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को ये कहा गया कि आप कोरोना कवच करके जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है उसको आप लॉन्च करें। तो हमारा इस वजह से आंसर जो होता है हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब विद इन 2 मिनट्स में हम इसे रिवाइज करेंगे, रिवीजन को मिस नहीं करना है। सबसे पहले हमने CBIC के बारे में देखा था। यहाँ पे CBEC जो था उसने GST को रोल आउट किया था, और CBEC को बदल के CBIC 2018 में GST के आने के बाद कर दिया गया था। मेनली डील किस लिए करता है ये, बेसिकली जो लेवी कैसे करना है, कस्टम्स का कलेक्शन कैसे करना है, CGST IGST, इससे रिगार्डिंग जो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज होती हैं उससे ये डील करता है। आप बताएंगे बजट किसके अंडर में आता है, और यहाँ पे हमने देखा था CBIC जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आता है। पूरा स्ट्रक्चर जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये आपको दिया गया है। देन हमने देखा था स्वाभिमान आंचल रीजन के बारे में, उड़ीसा में बस सर्विस जो स्टार्ट करी गई है। बेसिकली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो इस रीजन के अंदर पाया जाता है। उड़ीसा और जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन है उसके बॉर्डर पे ये मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट जो है फॉल करता है। फिर हमने देखा था इसके बाद हेलीकॉप्टर के बारे में, अपाचे जो है ये बोइंग से लिया गया है, ऑल वेदर कैपेबिलिटी है, सर्वाइवेबिलिटी है, हाईली एजाइल होता है।
तो इसके बाद हमने देखा था बॉर्न बीबी के बारे में। बेसिकली डीटी है, फॉरेस्ट में सुंदरबन में इनको जो है पूजा जाता है और वहाँ पे जो हनी गेदर्स हैं, फिशरमैन हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो इस डीटी को यहाँ पे पूछते हैं तो ये जो डीटी है इवन दो दे आर इन द टाइगर डोमिनेटेड एरिया उनको प्रोटेक्ट करती है। तो ये यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इसके बाद फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में देखा। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, 2006 में बनाई गई थी। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती थी, बट आज के टाइम में बात करी जाए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंडर आती है। फिर हमने देखा कांगेर वैली के बारे में, कहाँ पे फॉल करता है ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। कांगेर वैली नेशनल पार्क, एक पर्टिकुलर टाइप की फंजाई जो है यहाँ मिली है, जो अभी तक वेस्टर्न घाट में पाई जाती थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन था ये। देन हमने देखा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन। 4 साल में एक बार होता है। देखा था 2967 टाइगर्स हैं और हमारा जो यहाँ पे एम था टू डबल द टाइगर्स पॉपुलेशन 2022 तक, वो हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया और इंडिया के पास 75% द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन है। देन हमने कॉमेट्स के बारे में देखा था। डर्टी स्नोबॉल्स कहते हैं, डस्ट रोक आइस के बने होते हैं। विर्थ जो होती है कुछ माइल्स, टेंस ऑफ माइल्स तक हो सकती है और यहाँ पे ये रिलीज करते हैं डेब्रिस जितना ये सूरज के पास जाते हैं और इसी को ही हम कॉमेट्स की टेल कहते हैं। देन हमने देखा था इसके बाद टाइफेक के बारे में। टाइफेक जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने एक वाइट पेपर इशू किया जिसमें कहा गया कि हम फोकस करेंगे मेक इन इंडिया पे पोस्ट कोविड-19 और ये जो पेपर वाइट पेपर बनाया गया था ये टाइफेक ने बनाया था। टाइफेक की फुल फॉर्म क्या? टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। फिर हम लास्ट क्वेश्चन पे चले, कोरोना कवच को लेके। हेल्थ इंश्योरेंस है ये, यहाँ पे इरडा ने या फिर IRDAI ने ये कहा कि वेरियस जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को एक कोरोना कवच हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन जो कंप्लीट होते हैं। आपके जो मार्क्स हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में देन यू आर इन द सेफ जोन। नीचे के ब्रैकेट्स में आपको करना क्या है बेसिकली, एक तो आप जो वीडियो है इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। आपने जो नोट्स बनाया है नोट्स को भी आप रिवाइज कर सकते हैं। सेकंड, आप ये जरूर देखिएगा कि आपकी जो मिस्टेक्स हो रही है रेगुलर बेसिस पे वो कहाँ हो रही है। एक पैटर्न निकल के आएगा जिससे आपको पता चलेगा कि मिस्टेक्स आपकी रीडिंग के अंदर हो रही है, अंडरस्टैंडिंग में हो रही है, इंटरप्रिटेशन के अंदर हो रही है, या फिर कोई और ऐसा रीजन मे बी नॉलेज गैप की वजह से भी मिस्टेक्स हो सकती है। तो वीडियो को दोबारा देखिए और देखिए आपके पैटर्न के अंदर कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और फिर एक बार आपको पैटर्न समझ में आ जाता है अपना, तो डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन को आपका इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। वेरियस जो प्लेलिस्ट है उसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पे और टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर आपका किसी भी तरीके का डाउट है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।